हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा सेट नंबर 6 है सीडीपी पेपर फर्स्ट का। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है सेट नंबर आपका 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर पेपर आपका सी टेस्ट 2015। तो नाउ स्टार्ट आज की क्लास। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ये एग्ज़ाम जो है ये आपका फरवरी में हुआ था, 22 फरवरी, ठीक है, 2015 में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए बात की गई है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कि जो कक्ष है आपका, उसमें जो परिवेश है प्रजातांत्रिक, वो आपका रहेगा आंसर इसका। या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। या फिर कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या फिर कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा ए ऑप्शन। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए कक्ष में क्या है, प्रजातांत्रिक जो परिवेश है वो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिससे बच्चा विद्यालय में बच्चों के साथ समय गुजारने, बच्चों के अभिजात समूह उसके दोस्त खेल कूद के साथ ही होते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो बच्चा होता है वो विद्यालय में बच्चों के साथ क्या है, एक दूसरे बच्चों के साथ क्या है, समय गुजारते हैं, ठीक है, और खेल कूद करते हैं साथ में। तो यह परिवेश बच्चों को नकारात्मक भावों के सापेक्ष जो सकारात्मक भावों को क्या देता है, महत्वता या महत्ता भी बताता है आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, या फिर विद्यार्थी का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो जो रचनात्मक आकलन होता है उसके अंदर आपका ए बी सी 3 ऑप्शन आते हैं, लेकिन आपका जो लास्ट ऑप्शन इज है वो नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, एक प्रतिभाशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। कि अगर प्रतिभाशाली अध्यापिका है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बल देना। कि मीन्स जो पुस्तक है उससे जो टीचर है वो क्या कर रही है कि पुस्तक से उत्तर को लिखवाने पर बल दे रही है, ये करेक्ट आंसर होगा। या फिर समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान दे रही है, मतलब समूह गतिविधि तो करवा नहीं रही है, क्या दे रही है, व्यक्तित्व अधिगम करवा रही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आता है विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करती है। मतलब विद्यार्थी अगर कोई प्रश्न पूछता है तो क्या उसका उत्तर देना चाहिए, यस करेक्ट देना चाहिए, बट यहाँ क्या है ऑप्शन में कि वो अनदेखी कर रही है, कि वो बच्चों के आंसर का जवाब नहीं दे रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। दिस इज द करेक्ट आंसर इज संपर्क में रहना। जितना ज़्यादा अध्यापिका बच्चों के संपर्क में रहेगी, बच्चे की हेजिटेशन ख़त्म होगी, बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो उससे इजीली पूछ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4, बच्चा अधिगम को सुगम बनाने के लिए, जो अधिगम है सीखने को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। मीन्स बच्चे को अच्छा सा सिखाने के लिए जो टीचर है वो क्या करना चाहता है कि अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन कराने की उनको आवश्यकता है। तो इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं है पूछा है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं है जो है वो नहीं देखते, देन हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमें सही लगता है, हम डायरेक्ट करेक्ट आंसर लगा देते हैं और नीचे के 3 ऑप्शन को हम नहीं पढ़ते, जबकि हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी हम गलत कर देते हैं जल्दबाजी में।
तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है बच्चों के प्रयास को स्वीकृति करना, अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, या फिर अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ रहेगा। और देखो आपको सॉल्यूशन भी है, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्ष परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत बच्चे के द्वारा किए गए प्रयास को स्वीकृत करना, कि बच्चा जो भी प्रयास कर रहा है उसको क्या करना है, स्वीकार करना, और उन्हें उस कार्य के लिए ज़्यादा उत्साहित करना। इसके लिए उन्हें बच्चों के साथ रहकर उन्हें स्वीकार करना होगा। ठीक है। अध्यापक को अपने रुख को बच्चे के प्रति सकारात्मक रखना होगा। यदि अध्यापक अपने बच्चों को से कार्य करवाता है तो इससे बच्चों के ऊपर मानसिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है, अध्यापक के अनुसार कार्य करना, तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। लड़कों को घर के बाहर के काम में सहायता करनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, घर के काम में भी करनी चाहिए भाई। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, यस करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी विज्ञान पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई घर के काम ही कराए जाए उनसे, लड़कियों से बाहर के भी करा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका बी ऑप्शन, कि लड़कों को घर के कामों में भी सहायता करनी चाहिए। ऐसी थिंक हमारी नहीं होनी चाहिए कि लड़का जो है सिर्फ बाहर के काम करेगा, घर के काम नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने के विपरीत छवियां, दर्पण, छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर इज, अधिगम में असुविधा है उसको, अधिगम में कठिनाई है, अधिगम में आवश्यकता है, या अधिगम की उसको समस्या है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका, करेक्ट आंसर इज इसका बी ऑप्शन, अधिगम अशक्ता, अधिगम अक्षमता वाले बालक के अंतर्गत ये आएगा आपका। आपको ये टॉपिक जो है मैंने कराया भी है थ्योरी में, बट आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़ के जाना है, इस टॉपिक को तो मिस करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने हर पेपर देखा, प्रीवियस ईयर का पेपर, हर पेपर में इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिला है। ठीक है। और आपको क्या है, एग्ज़ाम पास करने के लिए ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाने के लिए भी सारे टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, और इसका देखो सॉल्यूशन भी देख लो, आपको यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि आपका अधिगम का मतलब है सीखना। ठीक है। यह है प्रक्रिया जो पूरे जीवन तक चलती है। तो पता ही है कि जो सीखना है वो पूरे जीवन पर्यंत तक चलता है। और आवश्यकता का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी। तो बच्चों के द्वारा लिखने में विपरीत छवि, दर्पण, छवि गलतियाँ होती हैं, तो वे अधिगम की आवश्यकता के कारण होती है। और ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये है आपका मानसिक रोग, जिसमें व्यक्ति की संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून देखी गई है। इसे मानसिक मंदन भी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आता है हमारा। 7 क्वेश्चन इज, शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मीन्स शिक्षार्थी क्या है, ज्ञान अर्जन कर रहा है, तो अर्जन में उसको सहायता करने के लिए कौन से क्रम का हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक होते हैं, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी, शिक्षार्थी अगर सक्रिय रूप से सहभागी रहेगा तो क्या है, तो वो ज्ञान को बहुत इजीली अर्जन कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 के बाद 8 क्वेश्चन आता है आपका। 8 क्वेश्चन आता है, अध्यापक के
दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, या फिर उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या फिर उच्च क्षमता, सृजनात्मक, उच्च स्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में से कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलती इस कारण से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन, यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर यह अध्यापक को बच्चों को डांटने, मतलब जो टीचर है वो बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, या फिर ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधान को पहचानने में सहायक है, या फिर यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध है, बच्चों को हटाने के लिए कक्षा से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा आपका सी ऑप्शन, कि समाधान को पहचानने में सहायता करती है ये आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इम्पोर्टेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? एक आपका अभिसारी अपसारी में से चिंतन में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मोस्टली, और आंसर आपका हमेशा 99% अपसारी होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन, अपसारी चिंतन। इसका देखो एक बार वो भी देख लो सॉल्यूशन, कि इस प्रकार का जो चिंतन है व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उन्हें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष इसमें निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण में, टीचिंग में अध्यापक है उनके द्वारा विद्यार्थी का अगर आकलन किया जा रहा है तो इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। विद्यार्थी की पहचान करना, जिन्हें उत्तर कक्षा में प्रमोट करना है, दूसरी कक्षा में भेजना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपांग में परिवर्तन लाना, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली और कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, कि जो शिक्षार्थी है आपके, जो स्टूडेंट है, उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपांग में क्या करना है, जो शिक्षण के उपागम है उसमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करना है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, कि अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जाए। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चे के लिए सबसे अधिक सुगम नहीं बनाता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन, देखो पहले तो ऑप्शन के साथ चलो, यहाँ सॉल्यूशन भी है आपका। फर्स्ट ऑप्शन, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार में, तो याद करना तो रट्टाफिकेशन तो होता ही नहीं है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, प्रकरण पर परिचर्चा का वाद विवाद करना, वाद विवाद भी होता है, प्रश्न बनाना भी होता है, और प्रस्तुतिकरण भी होता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, उसमें बोला है नहीं है, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो कौन सा नहीं होता? आपका ए ऑप्शन है ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 13, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, या फिर उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन आता है
निम्नलिखित में से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उन भूमि या व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। भाई बहन अध्यापक, साथी माता पिता, अध्यापक साथी या फिर माता पिता और भाई बहन। बात हो रही है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था की। तो करेक्ट आंसर इस इसका होगा डी आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 क्वेश्चन में है, विद्यार्थी को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति, व्यवहारवादी, मानवतावादी या फिर प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपांग। तो स्वच्छता के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए प्रेरित करना है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा इज आपका ए ऑप्शन, सामाजिक और सांस्कृतिक संकल्पना की प्रेरणा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्य श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18, जन्म से 6, 18 से 24 या 9 से 12। तो परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। करेक्ट आंसर आपका होगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। परिवर्ती बाल्यावस्था जो है वो 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में क्या होता है, शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी होती है, लेकिन शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, और यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में परवर्ती बाल्य श्रेणी आए, परिपाक काल भी से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको नोट कर लेना। 17 क्वेश्चन आता है हमारा। 17 क्वेश्चन है, आर्जक तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है। ठीक है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रारंभिक होता है। किससे? परिवेश से। आर्जव और सोनाक्षी के बीच ये चर्चा किस विषय के ऊपर हो रही है? चुनौतीपूर्ण, संवेदनशील, स्थिरता, अस्थिरता, सतत और असतत, या फिर प्रकृति और पालन पोषण। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे इसका, कि प्रकृति और पालन पोषण विवाद प्रयोग व्यक्ति के जन्म, सहज गुण और उसके परिवेश पालन पोषण के दौरान मिलने वाला जो पर्यावरण होता है और माहौल के प्रभावों के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षण की आपसी संपूर्णता और विरोधाभास के संबंध में विवेचना की जाती है। तो उपयुक्त जो प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेच किया गया है। ठीक है, 18 क्वेश्चन आता है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पाती, वो नहीं कर पाती, फिर भी एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पाश्चात्यकरण, समीप विकास क्षेत्र, पूर्व क्रियात्मक चिंतन या सहारा देना। तो करेक्ट आंसर इज सहारा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 19, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। ठीक है, सभापति के स्थान पर क्या लिख दिया? सभाध्यक्ष लिखा। यह किसके ओर संकेत करता है? एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का यूज़ कर रही है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका सी ऑप्शन, कि एक लिंग मुक्त भाषा का वो क्या कर रही है? प्रयोग कर रही है। देखो यहाँ पे सभापति क्या है? वो एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि सभाध्यक्ष एक सामान्य शब्द है जिसके अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आते हैं आपके। इसीलिए अध्यापिका ने एक लिंग मुक्त भाषा का क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन। सीसीई में से आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ
परीक्षण का तालमेल बैठाना, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देना, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलती को सुधारना। यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन आता है। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत का कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? कि नैतिकता क्या है, अनुपस्थित है, कौन सा है इसमें करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका स्तर थर्ड, सेकेंड, ये मतलब 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट रहेगा? तो आपका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, कॉलबर्ग के द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तर में प्रथम स्तर जो पूर्व परंपरागत स्तर है, इस प्रकार इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक सांस्कृतिक नियम जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत आदि की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार, नियम का समर्थन करने वाले व्यक्ति की शारीरिक सामर्थ्य होने का स्थूल परिणाम क्या है, आंकित की जाती है। ठीक है, 22 क्वेश्चन आता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज इसका किसके समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशल का सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट इज समाजीकरण सामाजिक नियम का अधिग्रहण है। करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका बी ऑप्शन, कि विद्यालय में बताई गई बातों को क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो स्वीकार करते हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो। ये आपका सामाजिक को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों नहीं है यहाँ देखो, समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल वही है जिसमें क्या होता है कि जो बालक है वो स्वतंत्र पूर्व, सरलता पूर्व सहभागिता बन सके, ठीक है, और सामाजिक कौशल को क्या है, सीख सके। किंतु यदि विद्यालय में कोई भी ऐसी बात कार्य बताया या कराया जाता है जो छात्रों के पृष्ठभूमि से क्या है, अलग है, अनुकूल नहीं है, तो छात्रों के समाजीकरण में विरोध उत्पन्न होगा, जो किसी भी दशा में समाजीकरण प्रगतिशील मॉडल नहीं है। मतलब कि पृष्ठभूमि से अगर कोई भी चीज़ अलग है, बच्चे के अनुकूल नहीं है, तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आता है। अधिगम में आकलन किस लिए होता है, किस लिए आवश्यक है? ग्रेड अंक, जांच परीक्षण, प्रेरणा या फिर पृथक्करण श्रेणी के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए? करेक्ट आंसर इज इसका रहेगा प्रेरणा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन आता है आपका कि प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, आत्मसात्करण, साम्यकरण या फिर संगठन? करेक्ट आंसर इज आत्मसात्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचित आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ये सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का, वंशानुक्रम का, बुद्धि के सिद्धांत का या फिर पर्यावरण का। आपने देखा होगा हर एक बच्चा की जो बुद्धि होती है वो सेम नहीं होती, प्रेरणा, रुचि, इंटरेस्ट जो होता है अलग अलग होता है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 26 नंबर का क्वेश्चन है, वंचित समूह के विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? समावेशी, एकीकरण, विशेष या अपवर्जन शिक्षा?
तो करेक्ट आंसर इज समावेशी शिक्षा। कि समावेशी शिक्षा जो है वो क्या बताती है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र को एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर क्या है, मिलने चाहिए, जिसमें से एक सामान्य और एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। 26 क्वेश्चन रहेगा आपका। 27, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सभी व्यक्ति ऊपर सही मात्रा में सही समय में सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। किससे संबंधित है? संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक या फिर शारीरिक? करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ देखो, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि माता पिता अध्यापक को बालक के संवेगात्मक व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन भी करते रहना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित जो संवेग को नियंत्रित करना या फिर वांछित जो संवेग है उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। शोधन, अध्ययन, व्यवसाय तथा रेचक के द्वारा क्या है, संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका अधिगम अक्षमता से फिर से देखने को मिलता है आपको क्वेश्चन कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ग्राफिया, कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया? करेक्ट आंसर इज होगा डिसग्राफिया आपका। ठीक है, कि विकृत जो लिखावट है उसका, यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको और भी क्लियर हो जाता है कि डिसग्राफिया जो है वो लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करती है, जबकि डिस्प्रैक्सिया जो है वो समन्वय विकार है, डिस्कैलकुलिया गणना का विकार है और डिसलेक्सिया जो है आपका वो पठन का विकार है। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन आता है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा, परिपक्वन क्रियाकलाप या सामाजिक अनुभव? तो करेक्ट आंसर इज सामाजिक अनुभव। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, केवल आ जाता है तो वो तो आंसर होता ही नहीं है, मीन्स वो नहीं में आ जाता है। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। डी ऑप्शन, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो करेक्ट आंसर इज इसका क्या होगा, बी ही रहेगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है, ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं CDP के आपके। ओके, CDP के क्लास 1st to 5th के लिए आपके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। यहाँ आपकी क्लास होती है ओवर। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।